हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्कूल ऑफ साइंस। मेरा नाम नितिन लूथरा है। मैं पिछले 21 सालों से एजुकेशन इंडस्ट्री के अंदर हूँ। मैं क्लासेस 9-10 के लिए साइंस ले रहा हूँ एंड 11-12 जेई नीट के बच्चों के लिए केमिस्ट्री ले रहा हूँ। एजुकेशन के अलावा मैंने बहुत सारे स्कूल्स के अंदर दिल्ली में वेरियस वैल्यू एडेड सेशंस भी कंडक्ट किए हैं, जैसे टॉपिक या चैप्टर के बिहाफ पर सब्जेक्ट कैंप्स, छोटे बच्चों के लिए एक्सपेक्टेशन मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, छोटे बच्चों के लिए स्ट्रीम सिलेक्शन ऑल्सो, देन बड़े और छोटे बच्चे दोनों के लिए करियर काउंसलिंग, हाउ टू अटेम्प्ट क्वेश्चन पेपर, क्लास 10th और 12th के लिए स्पेशल सेशंस जैसे क्रैक द बोर्ड सेशंस। ये सारे सेशंस भी मैं आप लोगों के लिए ज़रूर अपलोड करूँगा, पर फिलहाल हम आज कर रहे हैं हमारे क्लास 11th का चैप्टर थर्मोडायनामिक्स को पढ़ रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं। और जो हमारा आज का टॉपिक है थर्मोडायनामिक्स का, वो है हीट कैपेसिटी। अब अगर हम बात करें कि किसी भी ऑब्जेक्ट की या मटेरियल की या सब्सटेंस की हीट कैपेसिटी, हीट एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी कितनी है, आप इसके अंदर हीट एब्जॉर्ब की भी बात कर सकते हैं और हीट रिलीज की भी बात कर सकते हैं, बट विद रिस्पेक्ट टू 1 डिग्री या 1 केल्विन राइज या फिर फॉल इन टेम्परेचर। कोई भी ऑब्जेक्ट कितनी हीट उसको चाहिए अपने टेम्परेचर को 1 डिग्री राइज करने के लिए या फिर फॉल करने के लिए, उस हीट को चाहे वो एब्जॉर्ब करेगा चाहे वो रिलीज करेगा, जब वो 1 डिग्री अपना टेम्परेचर राइज या फॉल कराता है, उस हीट को हम कहते हैं हीट कैपेसिटी। हमारे पास एक मटेरियल है, ये रहा। इस मटेरियल का कुछ भी मास हो सकता है, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। मास क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट टेम्परेचर इंक्रीज जो है वो 1 केल्विन होना चाहिए। उसके लिए हमको इसको जो हीट देनी पड़ेगी उसको हम हीट कैपेसिटी कहते हैं। एंड अगर हम इसका टेम्परेचर फॉल कराते हैं बाय 1 डिग्री या 1 केल्विन, तो उस केस में हमको हीट इसमें से निकालनी पड़ेगी। तो उस हीट जो हम रिमूव करेंगे उसको भी बेटा हम क्या कहते हैं, हीट कैपेसिटी। इसके यूनिट क्या होते हैं, जूल पर केल्विन या फिर जूल पर डिग्री सेल्सियस, डिपेंड करता है कि टेम्परेचर आप किस में ले रहे हैं, पर मैं तो बोलूंगा कि टेम्परेचर हमेशा केल्विन में ही लीजिए, ज्यादा बेटर रहता है। अगर फॉर्मूले से रिलेट करते हैं तो हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर, और अगर आप कांस्टेंट हटाते हैं, अगर आप प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाते हैं, तो जो कांस्टेंट आता है वो क्या होता है, C, जिसको हम क्या कहते हैं, हीट कैपेसिटी। तो हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या बन जाता है, Q अपॉन डेल्टा T। तो C हमारे पास क्या बन गया, Q अपॉन डेल्टा T। इस फॉर्मूले से क्या आ गया, इसका यूनिट भी आ गया। अब ये हीट कैपेसिटी हमारे पास किस किस टाइप की होती है, पहली होती है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, दूसरी होती है मोलर हीट कैपेसिटी। वो कहते हैं कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, भाई स्पेसिफाई करो, क्या स्पेसिफाई करते हैं, तो चलो हम इसके अंदर मास स्पेसिफाई करते हैं। तो सर मोलर हीट कैपेसिटी में हम क्या स्पेसिफाई करते हैं, उसके अंदर हम सब्सटेंस के मोल्स ले लेते हैं। तो यूजुअली अगर गैस होता है तो हम मोल्स प्रेफर कर लेते हैं, बट ऐसा जरूरी नहीं है। आप सॉलिड्स लिक्विड्स के लिए भी मोल्स ले सकते हैं और मास ले सकते हैं। तो बात कर रहे हैं हम फर्स्ट डेफिनेशन की, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। इसको अब हम लिख रहे हैं CSP, हमने सब्सक्रिप्ट कर दिया। कहता है हीट जो हमें चाहिए टू रेज द टेम्परेचर 1 ग्राम, मतलब यूनिट मास ऑफ अ सब्सटेंस का, बाय 1 डिग्री, मतलब आप उसका मास कितना लेंगे, 1 ग्राम,
और उसका टेम्परेचर भी इंक्रीज कितना कर रहा है 1 डिग्री, उसके लिए आपको जो उसको हीट देनी पड़ेगी उसे कहते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अगर आप उसका टेम्परेचर फॉल करा रहे हैं बाय 1 डिग्री, ठीक है, मास उतना ही रहेगा, उस केस में आपको ये हीट निकालनी पड़ेगी, इसे क्या कहते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो इसके यूनिट क्या बन जाते हैं, जूल पर केल्विन पर ग्राम या जूल पर डिग्री सेल्सियस पर ग्राम। तो राइट, आई होप आपको समझ में आया। तो इस केस के अंदर हमारे पास फॉर्मूला क्या बन जाएगा, Q, हमने स्पेसिफाई किया मास, हीट कैपेसिटी हमारे पास कौन सी होगी स्पेसिफिक, अपॉन क्या हो गया चेंज इन टेम्परेचर। तो हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को कैसे लिख सकते हैं, इट इज हीट जो हमको देनी पड़ेगी या मिलेगी डिवाइड बाय मास इनटू चेंज इन टेम्परेचर या राइज या फॉल इन टेम्परेचर। तो इसी से फॉर्मूले से हमने इसके ऐसा यूनिट भी बना दिया। तो ये आ गया हमारे पास फॉर्मूला हीट कैपेसिटी। दूसरा हमारे पास बात करते हैं मोलर हीट कैपेसिटी की। इस केस के अंदर अगेन हीट जो हमें देनी पड़ेगी ताकि हम किसी भी 1 मोल सब्सटेंस का टेम्परेचर राइज कर सके बाय 1 डिग्री, उसे कहते हैं मोलर हीट कैपेसिटी। या फिर हमको हीट जो निकालनी पड़ेगी ताकि हम 1 डिग्री टेम्परेचर फॉल करा सके, उसे हम क्या कहते हैं मोलर हीट कैपेसिटी। इसके यूनिट क्या बन जाएंगे, जूल पर केल्विन पर मोल या फिर जूल पर डिग्री सेल्सियस पर मोल। तो मोलर हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला हमारे पास क्या आ जाएगा, Q अपॉन N इनटू डेल्टा T। वही सेम तरीके से हमने उन दोनों के फॉर्मूले बना लिए। अब हमें यह देखना है कि हमें स्पेसिफाई क्या करना है, राइट। मेजर ऑफ हीट कैपेसिटी। अब आप किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए या मटेरियल के लिए या सब्सटेंस के लिए कैसे हीट कैपेसिटी मेजर करेंगे कि हमको उसको कितनी हीट देनी है ताकि उसका टेम्परेचर राइज करे या कितनी हीट निकाले ताकि उसका टेम्परेचर फॉल करे। तो हीट कैपेसिटी को हम दो तरीके से मेजर कर सकते हैं। एक कांस्टेंट वॉल्यूम पर, उसको हम कहते हैं CV, और CV का फॉर्मूला हमारे पास क्या बन, QV का फॉर्मूला हमारे पास क्या बन जाएगा, CV इंटू डेल्टा T। और दूसरा तरीका होता है हीट कैपेसिटी को मेजर करने का एट कांस्टेंट प्रेशर, उसको हम क्या कहते हैं CP, जिसमें फॉर्मूला क्या बनता है QP इज इक्वल टू CP इंटू डेल्टा T। सर क्या दोनों चीजें सेम है, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर? चलो हम यही देखते हैं कि कौन सी दोनों सेम है कि डिफरेंट है, और अगर डिफरेंट है तो क्यों डिफरेंट है, क्या फर्क आ जाता है। तो let us find out relationship between CP and CV, heat capacity at constant pressure, and उसी ऑब्जेक्ट की हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। कहते हैं ये जो दो हीट कैपेसिटीज की आप बात कर रहे हैं ये एक दूसरे के बराबर नहीं है, मतलब सेम मटेरियल, मटेरियल क्या है, सेम सब्सटेंस, ठीक है, सेम टेम्परेचर राइज, बट दोनों की वैल्यू जो है वो डिफरेंट है। इनफैक्ट वो हमें कहते हैं कि CP की वैल्यू जो है वो CV से ज्यादा है, मतलब हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर की वैल्यू ज्यादा होती है एज कंपेयर टू हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। कैसे देखते हैं, कांस्टेंट वॉल्यूम पे जब आप किसी सब्सटेंस को हीट देते हैं तो उसका फॉर्मूला क्या बन जाता है, QV इज इक्वल टू CV इंटू डेल्टा T, जो अभी हमने पढ़ा। एंड हमको पता है कि QV हीट एब्जॉर्ब्ड एट कांस्टेंट वॉल्यूम सब्सटेंस की इंटरनल एनर्जी में क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो जब आप किसी भी सब्सटेंस को हीट सप्लाई करते हैं एट कांस्टेंट वॉल्यूम तो वो हीट जो है उसकी इंटरनल एनर्जी में ऐड हो जाती है। ऐसे ही अगर आप किसी सब्सटेंस को हीट सप्लाई करते हैं एट कांस्टेंट प्रेशर तो वो जितनी भी हीट आप देंगे वो उसकी इंथैल्पी चेंज कर देती है, क्योंकि हमने ये पहले भी फॉर्मूले पढ़ चुके हैं। तो QP इज इक्वल टू इंटरनल एनर्जी चेंज, QV इज इक्वल टू इंटरनल एनर्जी चेंज एंड QP इज इक्वल टू इंथैल्पी चेंज, राइट, ये हम पढ़ चुके हैं।
तो डिफरेंस बिटवीन Cp एंड Cv हम आइडियल गैस की मदद से डिराइव करते हैं। कैसे? किसी भी 1 मोल आइडियल गैस के लिए नॉर्मली हमारे आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है, PV is equal to nRT, और अगर हम 1 मोल लेते हैं तो n की वैल्यू 1 हो जाती है, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या आ गया, PV is equal to RT। अब हम जानते हैं कि हीट एब्जॉर्ब, ठीक है ना, कैसे निकालते हैं, एंथैल्पी चेंज इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस प्रेशर इनटू वॉल्यूम चेंज। या फिर हम क्या निकाल सकते हैं, इसी को इसी से रिलेट करने की कोशिश करते हैं, एंथैल्पी चेंज विच इज इक्वल टू इंटरनल एनर्जी प्लस चेंज इन RT। अब R भी चेंज हो सकता है, T भी चेंज हो सकता है, बट R तो कांस्टेंट है, वो कभी चेंज नहीं होगा, इसलिए हमारा फॉर्मूला एंथैल्पी चेंज का क्या आ जाता है, इंटरनल एनर्जी चेंज प्लस R इंटू चेंज इन टेम्परेचर। नाउ तो ये हमारे पास अब इक्वेशन आ गई 1 मोल आइडियल गैस के लिए। अब हम डेल्टा H की और डेल्टा U की वैल्यूज को प्लेस कर रहे हैं। ये देखो हमारे पास ऊपर फॉर्मूला आया डेल्टा U का, ये देखो हमारे पास डेल्टा H का फॉर्मूला आ गया। ये वैल्यूज हम प्लेस करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, Cp इंटू डेल्टा टी इज इक्वल टू Cv इंटू डेल्टा टी प्लस R इंटू डेल्टा टी। हम ऐसा करते हैं, सबके लिए डेल्टा टी से डिवाइड कर देते हैं या कॉमन निकाल देते हैं। अगर हम डेल्टा टी से डिवाइड कर देंगे या कॉमन निकाल देंगे तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, Cp इज इक्वल टू Cv प्लस R। ये किसके लिए आ गया, फॉर 1 मोल, और n मोल्स के लिए Cp इज इक्वल टू Cv प्लस n इंटू R। तो ये हमारे पास फॉर्मूला जो है वो बन जाता है, या रिलेशन बन जाता है Cp एंड Cv के बीच में, राइट, फॉर 1 मोल एंड फॉर n मोल्स। तो Cp माइनस Cv R के बराबर हो गया फॉर 1 मोल्स, और Cp माइनस Cv इज इक्वल टू n टाइम्स इंटू R, वो क्या हो जाएगा, फॉर n मोल्स ऑफ द आइडियल गैस। वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, कहते हैं जो डिफरेंस है वो किसका आता है, वर्क जो इन्वॉल्व होता है। क्या मतलब, कहता है एट कांस्टेंट वॉल्यूम नो एक्सटर्नल वर्क इज डन, क्योंकि वॉल्यूम चेंज ही नहीं हो सकती तो वर्क डन कैसे होगा, क्योंकि वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू डेल्टा टी। अब अगर वॉल्यूम ही कांस्टेंट है तो वर्क डन क्या हो जाएगा, 0। देयरफॉर सारी हीट जो हम सप्लाई करते हैं वो सिस्टम की इंटरनल एनर्जी इंक्रीज करने में ही हमारी चली जाती है। लेकिन जब हम कांस्टेंट प्रेशर पर हम हीट सप्लाई करते हैं तो सिस्टम की वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज कर सकती है, जिसकी वजह से एक्सटर्नल वर्क जो होता है वो ज्यादा वैल्यू कर देता है, राइट। तो जब हम तभी क्या करते हैं कि जब भी हम किसी सिस्टम से हमें वर्क डन कराना होता है तो प्रोसेस को हम हमेशा कहां पे कैरी करते हैं, एट कांस्टेंट प्रेशर, क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट पे आप वॉल्यूम इंक्रीज करा सकते हैं और सिस्टम से वर्क डन करा सकते हैं। तो जो Cp की वैल्यू है या Cp का जो बेनिफिट है वो ये है कि इंटरनल एनर्जी चेंज तो आएगा ही आएगा, प्लस हमें जो एक्स्ट्रा बेनिफिट है, जो R की वैल्यू आ रही है या जो n इंटू R की वैल्यू आ रही है, वो किस लिए आती है कि हम सिस्टम से वर्क डन करा सकते हैं। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट of heat capacity at constant pressure and heat capacity at constant volume। तो ओवरऑल हम हमेशा प्रेफर करते हैं कि सिस्टम को जब हम हीट दें तो उसको हीट जो है वो कांस्टेंट प्रेशर पर दें ताकि हम उससे वर्क करा सकें, राइट। तो आई होप आपको ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया, रिलेशन बिटवीन Cp एंड Cv, और Cp इज बेनिफिशियल एज कंपेयर टू Cv। तो अब हम देखते हैं कि हम कैसे इंटरनल एनर्जी चेंज और एंथैल्पी चेंज को मेजर कर सकते हैं। इंटरनल एनर्जी चेंज और एंथैल्पी चेंज हम मेजर कर सकते हैं, या इन एनर्जी चेंजेस को हम मेजर कर सकते हैं एक एक्सपेरिमेंटल टेक्निक से, जिसके अंदर कोई भी फिजिकल या केमिकल प्रोसेस कैरी करते हैं बाय यूजिंग अ मेथड ऑफ कैलोरीमेट्री, जिसके अंदर हम एक डिवाइस लेते हैं जिसको हम कहते हैं बॉम्ब कैलोरीमीटर।
हम कांस्टेंट वॉल्यूम पे अगर मेजर करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, क्यूवी, जिससे हम उस मटेरियल की इंटरनल एनर्जी चेंज मेजर कर सकते हैं। और अगर हम उसी एपरेटस के अंदर प्रेशर कांस्टेंट रखते हैं तो हम उसके अंदर क्यूपी मेजर कर सकते हैं, जिससे हमारे को उसकी क्या मिल जाएगी, इंथैल्पी चेंज मिल जाएगी, राइट। तो हम उसी एपरेटस के अंदर कांस्टेंट प्रेशर या कांस्टेंट वॉल्यूम पे दोनों चीजें एक एक करके मेजर कर सकते हैं। सबसे पहले हम मेजर करने वाले हैं इंटरनल एनर्जी चेंज। कहते हैं जब हीट एब्जॉर्ब होती है एक प्रोसेस के दौरान, जब वॉल्यूम क्या हो, कांस्टेंट, तो वो जो मेजर करने के लिए हमें डिवाइस चाहिए होता है उसका नाम क्या होता है, बॉम कैलोरीमीटर। अगर आप देखें इसकी कंस्ट्रक्शन, एक हमारे पास कॉपर का बना हुआ बॉक्स होता है, मटेरियल होता है। उस कॉपर के बने हुए मटेरियल के अंदर हम एक क्या रखते हैं, स्टील वेसल, जिसको हम क्या कहते हैं, बॉम। इसके अंदर हम दो इलेक्ट्रोड्स प्लेस कर देते हैं जिनसे हम करंट से स्पार्क प्रोड्यूस कर सकते हैं। और उसके अंदर एक छोटा सा कप होता है, उस कप के अंदर हम क्या लेते हैं, एक फ्यूल, जिसका मास जो है हमें नोन होता है। तो फ्यूल का मास कितना हो गया, लेट्स सपोज x ग्राम। हमको ऑक्सीजन भी सप्लाई करनी होती है और इस पूरे बॉम्ब को हम पानी के अंदर डिप कर देते हैं और पानी का भी मास हमें पता होना चाहिए, जो हम क्या लेते हैं, mkg या ग्राम, बट यहां पे हम केजी में ले रहे हैं। यहां पर थर्मोमीटर से हम पानी का टेम्परेचर भी मेजर कर लेते हैं, वो क्या होता है, T1 या Ti, जो क्या हो गया, इनिशियल। साथ में हम एक स्टिरर रखते हैं ताकि हम हीट जब प्रोड्यूस करेंगे तो उसको यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करें। तो क्या होता है, एक स्ट्रॉन्ग स्टील वेसल, जिसको हम बॉम्ब कहते हैं, उसको हम डिप कर देते हैं फिक्स्ड मास ऑफ वाटर में, जिसका टेम्परेचर इनिशियल क्या होता है, Ti। नोन मास एक कंबस्टिबल सब्सटेंस का हम एक प्लैटिनम कप के अंदर लेते हैं, जो हमने यहां पे देखा है बेटा, प्लैटिनम कप। दो मेटालिक इलेक्ट्रोड्स को हम इंसर्ट करते हैं ताकि करंट से हम स्पार्क प्रोड्यूस कर सकें, और ऑक्सीजन गैस इनलेट भी होना चाहिए, क्योंकि ऑक्सीजन गैस होगी तभी तो कंबशन होगा। जब हम स्पार्क प्रोड्यूस करते हैं तो फ्यूल बर्न करता है। फ्यूल जब बर्न करता है तो वो हीट एनर्जी प्रोड्यूस करता है, जिससे स्टील वेसल गर्म हो जाता है, और स्टील वेसल से हीट कौन एब्जॉर्ब कर लेता है, पानी। और पानी का टेम्परेचर इनिशियल से कहां पहुंच जाता है, फाइनल पहुंच जाता है, जो हम टेम्परेचर या स्केल पर क्या कर लेते हैं, रिकॉर्ड कर लेते हैं। अब कितना टेम्परेचर राइज किया और हीट कैपेसिटी कैलोरीमीटर की कितनी है, हम हीट इवॉल्व्ड बाय द रिएक्शन, बाय द कंबशन रिएक्शन कैलकुलेट कर लेते हैं। तो कितना मास है पानी का, हीट कैपेसिटी कैलोरीमीटर की कितनी है, पानी का टेम्परेचर कितना राइज किया गया, उस हिसाब से हमारे पास एक वैल्यू आ जाती है, जिससे हम हीट रिलीज ड्यूरिंग द रिएक्शन कैलकुलेट कर लेते हैं। सिंस नो वर्क इज डन, सर क्यों, क्योंकि बेटा वॉल्यूम फिक्स्ड है, वॉल्यूम में तो चेंज आ ही नहीं रहा, तो प्रोसेस इज कैरिड एट कांस्टेंट वॉल्यूम। इस वजह से जो भी हीट सप्लाई होगी वो बॉम्ब कैलोरीमीटर की या उस सब्सटेंस की इंटरनल एनर्जी में ही ऐड हो जाती है। तो क्यूवी एक्चुअली किसके बराबर होता है, डेल्टा यू के, जो इसका फॉर्मूला क्या बन जाता है, स्पेसिफिक हीट इनटू मास ऑफ वाटर इनटू राइज इन टेम्परेचर ऑफ वाटर। ऐसे ही हम मेजरमेंट इंथैल्पी चेंज का भी कर सकते हैं। वो कैसे, अगर हम प्रोसेस की इंथैल्पी चेंज करते हैं तो उस केस के अंदर हमको प्रोसेस कहां पे कैरी करना होगा, एट कांस्टेंट प्रेशर, क्योंकि जब भी हम कांस्टेंट प्रेशर पे कैरी करेंगे तो ही हमारे पास इंथैल्पी चेंज आएगा। तो मेजरमेंट हीट चेंज का एट कांस्टेंट प्रेशर कैन आल्सो बी डन इन द कैलोरीमेट्री, और ऐसे केस में जो हमारे पास वैल्यू आती है इंथैल्पी की, उसे हम कहते हैं इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन।
अगर उस प्रोसेस या उस रिएक्शन के लिए ये इंथैल्पी चेंज क्या आता है नेगेटिव, तो प्रोसेस एक्सोथर्मिक है, और अगर क्या आता है पॉजिटिव, तो प्रोसेस हमारा क्या होता है एंडोथर्मिक। तो आई होप आपको बॉम्ब कैलोरीमेट्री से या बॉम्ब कैलोरीमीटर से मेजरमेंट इंटरनल एनर्जी चेंज और इंथैल्पी चेंज का समझ में आया। मेनली आपको इसके अंदर इंटरनल एनर्जी चेंज ज़्यादा इजी ऑब्जर्वेबल होता है, और अगर आपके पास सिस्टम कुछ ऐसा है तो जितनी इंटरनल एनर्जी चेंज होता है वही सिस्टम की क्या बन जाती है, इंथैल्पी चेंज भी बन जाती है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। ये एक्सरसाइज का 9th क्वेश्चन है। कहते हैं कैलकुलेट द नंबर ऑफ किलोजूल ऑफ हीट नेसेसरी टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 60 ग्राम्स ऑफ एल्यूमिनियम फ्रॉम 35 टू 55 डिग्री सेल्सियस। मोलर हीट कैपेसिटी एल्यूमिनियम की दे रखी है। तो एल्यूमिनियम की मोलर हीट कैपेसिटी कितनी दे रखी है, 24 जूल पर मोल पर केल्विन। आपको इसका मास दे रखा है 60 ग्राम, तो आपको मोल्स निकालने होंगे एल्यूमिनियम के। मोल्स कैसे निकालेंगे, मास अपॉन ग्राम एटॉमिक मास। मास कितना हो गया 60, एल्यूमिनियम का एटॉमिक मास कितना होता है 27। अब इनिशियल टेम्परेचर कितना है हमारा 35 डिग्री सेल्सियस, फाइनल टेम्परेचर हमारा कितना है 55 डिग्री सेल्सियस। इन दोनों को अगर आप केल्विन में भी कन्वर्ट करेंगे तो बात एक ही है, चेंज इन टेम्परेचर दोनों केसेस में सेम ही आएगा। फाइनल माइनस इनिशियल जो कितना आ रहा है 20 डिग्री सेल्सियस, जो 20 केल्विन के बराबर होगा। तो हीट निकालना है, फॉर्मूला क्या आ जाएगा, मोल्स इनटू मोलर हीट कैपेसिटी इनटू राइज इन टेम्परेचर। मोल्स कितने हो गए 60 अपॉन 27, ये कितनी हो गया वैल्यू 24, और ये वाली वैल्यू कितनी आ गई 20। तो हम इसको डिवाइड करते हैं, ये आ जाएगा 9 सा, ये क्या आ जाएगा 8 सा, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 1200 इंटू 12 इंटू 8। तो 1200 इंटू 8 डिवाइडेड बाय, आप इसको भी कट कर सकते हैं 3 से, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई हो जाएगा हमारे लिए। तो ये हमारे पास अब कितना आ गया 400 इंटू 8, तो ये आ गया 3200 डिवाइड बाय 3, लेकिन ये वैल्यू किस में आ जाएगी जूल में, और फिर आप 3200 को 3 और 1000 से क्या कर देंगे डिवाइड, आपके पास आंसर आ जाएगा इसका जो किलो जूल में आ जाएगा। तो वो वाली वैल्यू कितनी आ रही है अप्रोक्सीमेटली 1.067 किलो जूल, ये वैल्यू इसकी आ रही है। राइट, आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन जो है वो समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। ये है एक्सरसाइज का 10th। कहता है आपको इंथैल्पी चेंज निकालना है ऑन फ्रीजिंग 1 मोल ऑफ वाटर एट 10 डिग्री सेल्सियस टू आइस एट -10 डिग्री सेल्सियस। आपको पानी को फ्रीज करना है। थोड़ा इसका एक ग्राफ छोटा सा मैं आपको ड्रॉ करके बता रहा हूं। यहां पे टेम्परेचर आ गया, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा स्टेट आ जाएगा। एक्चुअली में अब आप अज्यूम करके चलिए कि हमारे को इस लेवल पर क्या दे रखा है आइस -10 डिग्री पर। तो -10 डिग्री सेल्सियस पर अगर हमको आइस दे रखी है तो उसका स्टेट जो है वो क्या है सॉलिड। जब हम आइस को हीट देंगे तो सबसे पहले इसका टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, और टेम्परेचर इंक्रीज करके
ये आइस कहां तक पहुंच जाएगी, 0 डिग्री सेल्सियस आइस, जिसका स्टेट क्या रहेगा, सॉलिड। तो इनिशियली जब हम आइस को -10 डिग्री सेल्सियस पर हीट करते हैं तो उस केस में उसका टेम्परेचर राइज होता है पर स्टेट चेंज नहीं होता। तो इस हीट को हमने क्या नाम दिया, Q1। अब अगर आप 0 डिग्री पर भी कॉन्टिन्यूसली हीट सप्लाई करते हैं तो आइस पिघलने लगती है, क्योंकि ये मेल्टिंग पॉइंट हो गया। अब आइस पिघलेगी और पिघलते पिघलते आइस किस में पहुंच जाएगी, 0 डिग्री वाटर, जो क्या होता है, लिक्विड। तो अब आप देख सकते हैं स्टेट चेंज हो गया पर टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ। 0 डिग्री है, यहां पे 0 है। इस केस में स्टेट सेम रहा पर टेम्परेचर चेंज हुआ। ऐसे केस में भी तो आपको हीट देनी पड़ेगी। और फाइनली जब सारा आइस पिघल के वाटर में बदल जाएगा, अब अगर आप इसको हीट देंगे तो पानी का टेम्परेचर राइज करेगा और वो कहां तक पहुंच जाएगा, 10 डिग्री सेल्सियस वाटर, जो क्या है, लिक्विड। तो इस बार उसका स्टेट चेंज नहीं हुआ पर क्या चेंज हुआ, टेम्परेचर चेंज हुआ। ये हमारी तीसरी हीट आ गई। तो टेक्निकली हमने ये देखा है कि इफ आइस को आपको वाटर में कन्वर्ट करना है तो आपको हीट देनी पड़ेगी, क्योंकि टेम्परेचर क्या करेगा, इंक्रीज। लेकिन हमको यहां पर वाटर को किस में कन्वर्ट करना है, आइस में, तो हमें उसमें से हीट निकालनी पड़ेगी, जिस वजह से टेम्परेचर जो है वो क्या करेगा, फॉल। तो एक्चुअली में हम ऐसे मूव कर रहे हैं, क्वेश्चन में हम ऐसे मूव कर रहे हैं, ठीक है। बट असलियत में हम नॉर्मली क्या करते हैं, आइस को पिघलाने के लिए हीट देते हैं। तो ओवरऑल जो हमारा इंथैल्पी चेंज आएगा वो किसके बराबर आएगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 के बराबर आएगा, जिसके अंदर आप फॉर्मूले में देख सकते हैं Q1 के केस में टेम्परेचर चेंज हो रहा है, इसलिए हम फॉर्मूला लगाएंगे NC डेल्टा T। बट Q2 में टेम्परेचर कांस्टेंट है, स्टेट चेंज हो रहा है, इसलिए ये फॉर्मूला लगेगा N इंटू L, जहां पे L को हम क्या कहते हैं, लेटेंट हीट। अगर आपको याद हो, हमने इसको छोटी क्लास में पढ़ा था। इट इज द हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट बिना राइज इन टेम्परेचर के। तो ये लेटेंट हीट सिर्फ स्टेट चेंज करने में काम आती है पर टेम्परेचर चेंज नहीं करती। और तीसरे केस में हमारे पास क्या है, Q3, यहां पे भी टेम्परेचर चेंज हो रहा है, स्टेट चेंज नहीं हो रहा, तो इसलिए इसका फॉर्मूला भी क्या आ जाएगा, NC डेल्टा T। अब पानी का अमाउंट कितना है, 1 मोल। अब हम Q1 की बात कर रहे हैं। अगर आप Q1 में देखें तो हमारे पास Q1 के केस में आइस है, तो हमें आइस की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी चाहिए। तो ये देखिए उन्होंने हीट कैपेसिटी लिखा है एट कांस्टेंट प्रेशर वाटर, और यहाँ पे क्या दे रखा है, सॉलिड। इसका मतलब वो आइस की बात कर रहे हैं। तो ये कितना आ गया, 36.8 जूल पर मोल पर केल्विन। एंड राइज इन टेम्परेचर कैसे निकालेंगे या चेंज इन टेम्परेचर कैसे निकालेंगे। अब जरा ध्यान से देखिए, सिंस मैं ऐसे मूव कर रहा हूं, ऊपर से नीचे मूव कर रहा हूं, इसलिए ये टेम्परेचर इनिशियल है, ये टेम्परेचर क्या हो गया, फाइनल। तो हम इसको कैसे लिखते हैं, चेंज इन टेम्परेचर को फाइनल माइनस इनिशियल। तो ये फाइनल माइनस इनिशियल कितना आ जाएगा, 36.8 इंटू केल्विन में कन्वर्ट करेंगे
तो केल्विन में ये टेम्परेचर कितना आ जाएगा, -10 डिग्री सेल्सियस, 263। इनिशियल टेम्परेचर कितना आ गया, 273, राइट। और इसको अगर हम करेंगे मल्टीप्लाई तो 36.8 इंटू -10 आ रहा है, जो कितना आ जाएगा, -368 जूल। प्लस दूसरा देखते हैं हम यहां पर, मोल्स कितने हैं, 1 इंटू आइस, तो आइस ही है, आइस और वाटर है, लेकिन आप वाटर को किस में बदल रहे हैं, आइस के अंदर। तो आपको इसको फ्यूजन के बारे में बात करी है उन्होंने, भाई आइस को अगर हम वाटर में बदलते हैं उसको हम कहते हैं फ्यूजन, और ये वाली हीट पॉजिटिव में होती है। लेकिन जब हम वाटर को आइस में बदलते हैं उसे कहते हैं सॉलिडिफिकेशन, जो सेम वैल्यू होगा पर नेगेटिव में होगा। इस वजह से इस फ्यूजन की वैल्यू को जो यहां पे दे रखी है पॉजिटिव में, मैं नेगेटिव में ले रहा हूं, -6030 जूल में, क्योंकि ये यहां पे किस में दे रखी है, किलो जूल के अंदर, राइट। और फाइनली हमारे पास यहां पे थर्ड हीट आ गया Q3, जिसके अंदर हम ऐसे मूव कर रहे हैं। अगेन अमाउंट कितना है, 1 मोल। इसके अंदर आपको Q3 में आपको वाटर मिल रहा है, ये देखिए वाटर की हीट कैपेसिटी दे रखी है 75.3 इंटू चेंज इन टेम्परेचर, वो क्या आ जाएगा, फाइनल माइनस इनिशियल। तो अब हमारे पास ये वाली वैल्यू कितनी आ गई, -6030 प्लस ये कितना आ गया, 75.3 इंटू इनिशियल टेम्परेचर कितना है हमारा, फाइनल टेम्परेचर हमारा 0 हो गया 273, माइनस इनिशियल कितना हो गया 283, क्योंकि वो 10 डिग्री सेल्सियस है। तो ये पूरा हमारे पास कितना आ गया, -6030 प्लस ये कितना आ गया 75 इंटू 3 इंटू -10, तो -6030 -753। अब आप इन सबको ऐड कर दोगे तो ये कितना आ गया, 6030 368 753। तो 10 11 1 10 15 and 1 10 1 and 1, तो -7151 जूल। किलो जूल में कन्वर्ट करोगे तो -7.151 किलो जूल। तो जब हम फ्रीज करेंगे 1 मोल वाटर को इनटू 1 मोल आइस फ्रॉम 10 डिग्री टू -10 डिग्री, तो हीट रिलीज होगी, वो हीट रिलीज जो है वो इतनी वैल्यू होगी, राइट। तो आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आया, कॉन्सेप्ट। तो आप ये देखिए कि आप पानी को बर्फ में कन्वर्ट कर रहे हैं कि बर्फ को पानी में, क्योंकि बर्फ को पानी में कन्वर्ट करने के लिए हीट देनी पड़ती है, इसलिए आंसर पॉजिटिव में आना चाहिए था, क्योंकि वो प्रोसेस एंडोथर्मिक होता है। और अगर आपको पानी को बर्फ में कन्वर्ट करना है तो आपको उसमें से हीट निकालनी पड़ेगी। इस वजह से वो टेम्परेचर जो है वो जो हीट चेंज है वो किस में आना चाहिए, नेगेटिव में। तो आप पहले वाटर लेते हैं, है ना, मैं आपको समझाता हूं एक बार कलर चेंज करके। तो पहले हमने वाटर लिया 10 डिग्री सेल्सियस पर, उसमें से हीट निकाली, तो वाटर ठंडा होके कहां तक पहुंच गया, 0 डिग्री सेल्सियस पर।
तो टेम्परेचर चेंज हुआ पर स्टेट चेंज नहीं हुआ। उसके बाद ये था हमारा फर्स्ट स्टेप। उसके बाद हमने और उसमें से हीट निकाली तो वाटर धीरे धीरे सेम टेम्परेचर पर बर्फ में पिघलना शुरू हो गया। तो उसका स्टेट चेंज हुआ पर टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ, इसलिए हमारा फॉर्मूला जो है वो ये वाला लगा, N इंटू लेटेंट हीट। इस लेटेंट हीट को उन्होंने यहाँ पे फ्यूजन की फॉर्म के अंदर दे रखा है। एंड फाइनली जब हमारे पास 0 डिग्री पे बर्फ आ गई, उसको हमने और ठंडा किया, हीट उसमें से और निकाली और टेम्परेचर कहाँ तक ले आए, -10 डिग्री सेल्सियस तक, जिसमें हमने टेम्परेचर चेंज किया पर स्टेट चेंज नहीं किया। तो जब स्टेट चेंज होता है टेम्परेचर चेंज नहीं होता, और जब टेम्परेचर चेंज होता है तो स्टेट चेंज नहीं होता। ये हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा था, राइट। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। नेक्स्ट देखते हैं। ये हमारा एक क्वेश्चन है, कहता है एग्जाम्पल 6 है, 1 ग्राम ऑफ ग्रेफाइट को हमने बॉम्ब कैलोरीमीटर में एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन में एट 298 केल्विन और कांस्टेंट प्रेशर पे बर्न किया। ये हमारी इक्वेशन आ गई उसकी, जिसने कार्बन डाइऑक्साइड बनाया। ड्यूरिंग द रिएक्शन टेम्परेचर राइज कितना है, 298 केल्विन टू 299 केल्विन। तो इनिशियल टेम्परेचर हमारा कितना आ गया, 298, और फाइनल कितना आ गया, 290 आया। तो चेंज इन टेम्परेचर कितना आ गया, फाइनल माइनस इनिशियल, वो कितना आ गया, 1 केल्विन। कहता है इफ द हीट कैपेसिटी बॉम्ब कैलोरीमीटर की 20.7 किलो जूल पर केल्विन है, व्हाट इज द एंथैल्पी चेंज। आपको क्या निकालना है, एंथैल्पी चेंज निकालना है फॉर द अबव रिएक्शन। अब सिंस हीट एब्जॉर्ब्ड कैलोरीमेट्री की जो होगी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, वो तो क्या हो जाएगी उसकी इंटरनल एनर्जी चेंज में, और जो वो हीट एब्जॉर्ब करेगा एट कांस्टेंट वॉल्यूम, वही रिएक्शन का हीट रिलीज भी तो है कंबशन रिएक्शन का। तो दैट मींस एंथैल्पी चेंज जो है वो इंटरनल एनर्जी चेंज के बराबर है, क्योंकि हम उसको एक्सपैंड नहीं करने दे रहे। तो रिएक्शन हुई, रिएक्शन ने हीट रिलीज करी, वो सारी हीट किसने एब्जॉर्ब कर ली, कैलोरीमीटर ने, और कैलोरीमीटर कांस्टेंट वॉल्यूम पर है तो उसकी वॉल्यूम नहीं बढ़ेगी, वर्क डन नहीं हुआ, तो सारी की सारी हीट कैलोरीमीटर ने अपनी इंटरनल एनर्जी बढ़ाने में लगा दी। तो एक्चुअली में जो एंथैल्पी चेंज आपको निकालना है वो एक्चुअली इंटरनल एनर्जी चेंज के ही तो बराबर आ गया। तो Q का फॉर्मूला क्या हो जाता है, माइनस CV इंटू डेल्टा टी। अब हमने माइनस क्यों लिखा है, क्योंकि हीट जो है वो क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। तो Q क्या आ जाएगा, -20.7 किलो जूल इंटू चेंज इन टेम्परेचर, जो कितना आ जाएगा, -20.7 किलो जूल पर ग्राम आएगा। ये सर ये पर ग्राम क्यों आएगा, क्योंकि अगर आप देखें ग्रेफाइट का मास कितना बन रहा है, कितना बर्न हो रहा है, 1 ग्राम, राइट। और अगर आपको इसको किसके लिए निकालना है, फॉर 1 मोल, तो आपको इसको क्या करना पड़ेगा, 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो उतनी ही इंटरनल एनर्जी चेंज को हमने 12 से मल्टीप्लाई किया, तो हमारा आंसर जो है वो क्या आ गया, ये आ गया -248.4 किलो जूल। तो अगर 1 ग्राम ग्रेफाइट को बर्न करते हैं तो वो जो भी हीट प्रोड्यूस करेगा वो हीट उस रिएक्शन का एंथैल्पी चेंज होगा। लेकिन सिंस वो किसने एब्जॉर्ब कर ली है, बॉम्ब कैलोरीमीटर ने एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो इसलिए वो क्या बन जाएगी, उसकी इंटरनल एनर्जी। अगर 1 ग्राम इतनी हीट एब्जॉर्ब रिलीज कर रहा है तो 12 ग्राम 1 मोल कितना करेगा, हमने उसको इंटू 12 कर दिया, तो हमारे पास ये आंसर आ गया। तो आई होप बच्चों आपको हीट कैपेसिटी का कॉन्सेप्ट, बॉम्ब कैलोरीमीटर का कॉन्सेप्ट समझ में आया। हमने उसके साथ न्यूमेरिकल्स भी किए हैं, जो फॉर्मूले हमने पढ़े उन्हीं को हमने अप्लाई किया।
अगर लेक्चर समझ में आया है तो इसको लाइक करना मत भूलिएगा। अपने फ्रेंड्स के साथ भी आप इस लेक्चर को ज़रूर शेयर कर सकते हैं। थोड़ा सा टेक्निकल सा पार्ट है, थोड़ा सा चीज़ों को पहले रिवाइज ज़रूर कर लेना, क्योंकि जो पहले के लेक्चर हैं वो देखेंगे तो ही आपको ये सब चीज़ें जो हैं वो समझ में आएंगी। इसके अलावा अगर आपका कोई भी डाउट भी हो चैप्टर से रिलेटेड या किसी और चैप्टर से रिलेटेड, कोई टॉपिक से रिलेटेड, कोई दूसरी क्लास से रिलेटेड, तो you are most welcome to ask me. You can call me, you can text me on the number जो मेरे थंबनेल पे आता है। आप उसी पे मुझे कॉल या टेक्स्ट या मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैं ज़रूर आपके डाउट को सॉल्व करूँगा एंड टेक केयर करूँगा। अगर मुझे उसके लिए कोई लेक्चर भी बनाना पड़े तो मैं ज़रूर बनाऊँगा। ऑल्सो हम बहुत ही जल्दी अपने बाकी के लेक्चर भी अपलोड करने वाले हैं, इन चैप्टर्स के और दूसरे चैप्टर्स के। Till then, take care, study hard, don't forget to subscribe my channel. Bye bye from School of Science.